गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशन 2019 के केमिस्ट्री के प्रश्नों का हल। 2019 के जो प्रश्नों का हल है उसका फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है इसी चैनल पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल हम काफ़ी अच्छी तरीके से देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2019 के केमिस्ट्री के प्रश्न का 26 से लेकर के लास्ट तक के प्रश्नों का हल जो 2019 का होगा। इसके अलावे मेरे द्वारा जो है सो बिहार बोर्ड के सभी यानी कि 2024, 2023, 2022, 21 है ना, 19, ये सभी वर्षों के एनुअल एग्जामिनेशन के प्रश्नों का हल केमिस्ट्री का खास करके करवा दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है सो मंथली एग्जामिनेशन के जितने भी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनका भी सॉल्यूशन करवा दिया गया है। यदि वो सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मस्ट देख करके जाइए, है ना। एकदम मस्ट है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले उन वीडियो को देख के जाइए। आपको 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स गारंटी के साथ प्राप्त हो जाएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के लास्ट तक के प्रश्नों का हल, जिसमें हम चर्चा करेंगे 26 से लेकर के अंतिम तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप रेगुलर व्यूअर हैं तो अपने दोस्तों के साथ जो वीडियो को साझा भी ज़रूर करिए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है प्रश्नों से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका रिप्लाई आपको निश्चित तौर पे दिया जाएगा। चूँकि यह प्रश्न काफ़ी पुराना है तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, थोड़ा क्या है कि मिटा हुआ प्रिंटिंग है, तो कोशिश कीजिएगा हम पढ़ देंगे तो आपको थोड़ा दिख जाएगा। आइए 26 नंबर को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो जो कॉपर मेटल है ना इसका जो शोधन है वो किया जाता है वैद्युत अपघटनी यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग मेथड से कॉपर का जो है सो क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है। तो उत्तर हमारा ए हो जाएगा। कॉपर धातु का जो शोधन किससे किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से। जोन रिफाइनिंग से किसका किया जाता है, ये प्रश्न भी हम आपको बताए हैं। ये प्रश्न तो पूरी रिपीटेड है ही, लेकिन जोन रिफाइनिंग से जो है वो होता है किसका, तो सेमी कंडक्टर जितने भी हैं ना सर, सेमी कंडक्टर किसके सर, सेमी कंडक्टर कहने का मतलब कौन सर, गैलियम है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। तो ये सभी जो सेमी कंडक्टर हैं इनका जो शोधन यानी रिफाइनिंग जो किया जाता है उस मेथड को कहते हैं जोन रिफाइनिंग मेथड। तो याद रखिएगा जितने भी सेमी कंडक्टर हैं उनका शोधन जो है वो जोन रिफाइनिंग मेथड से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 को। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने का जो विधि है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो देखिए जो ओस्टवाल विधि दिख रहा है यहाँ प्रश्न है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर बाय। तो जो नाइट्रिक एसिड है वो बनाया जाता है ओस्टवाल मेथड से। नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 है ना। जैसे ओस्टवाल मेथड का अगर हम थोड़ा सा जिक्र कर दें तो क्या होता है कि सर अमोनिया लेते हैं NH3, इसको सर ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करते हैं किसके उपस्थिति में सर, प्लेटिनम के उपस्थिति में, और टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाता है। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्साइड सर और आपको जल मिलता है। इस ऑक्साइड को सर 2 मोल इस ऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं सर, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो क्या बनेगा 2 मोल NO2। इस 2 मोल NO2 को फिर से क्या करेंगे, वाटर से अभिक्रिया करवाएंगे, किससे, वाटर से, H2O। तो क्या बनाएगा सर, ये बनाएगा HNO2 प्लस HNO3। ये नाइट्रिक एसिड बना, लेकिन यहाँ अधिक मात्रा में ये चूँकि बन रहा है तो इसको फिर से क्या करेंगे कि 2 मोल HNO2 को, इस चीज़ को HNO2 को फिर से क्या करेंगे सर, H प्लस की उपस्थिति में इसको अभिक्रिया करवाएंगे। तो क्या बनाएगा HNO3
HNO3 प्लस NO। देखिए इस बात को आप थोड़ा समझ जाइए, इतना सारा अभिक्रिया जो है वो ओस्टवाल प्रोसेस में शामिल होता है। अंतिम में क्या बना, ये नाइट्रिक एसिड यहाँ पे बना और यहाँ पे भी HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बना, और एक जो प्रोडक्ट बना NO है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो देखिए यहाँ पे बना था, है ना, यही। तो फिर से जो ये NO बना है इसको यहाँ से फिर से शुरू किया जाता है प्रोसेस। यानी ओस्टवाल प्रोसेस में स्टेप जो जितना इन्वॉल्व हुआ, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और अंतिम में फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में यहाँ नाइट्रिक एसिड बना और जो NO बना, इस NO का इस्तेमाल फिर से अभिक्रिया को यहाँ से शुरू करा के किया जाता है। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। यानी समझना आपको ये सिर्फ है, यदि ओस्टवाल प्रोसेस लिखने के लिए आएगा, इन अभिक्रिया का ही चर्चा अगर आप कर दीजिएगा 5 नंबर में या 2 नंबर के प्रश्नों में, तो आपको फुल मार्क्स मिलने का बहुत संभावना है ना। तो देखिए इस बात को आप समझ गए कि ओस्टवाल के विधि से बनाया जाता है नाइट्रिक एसिड को, कॉन्टैक्ट की विधि से बनाया जाता है बच्चों H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं संपर्क मेथड यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से बनाया जाता है अमोनिया, ये भी याद रखिएगा, NH3, है ना। सभी का हम यहाँ पे जिक्र कर दिए। क्या जिक्र कर दिए कि सर कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ओस्टवाल प्रोसेस से बनाया जाता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, हैबर प्रोसेस से बनाया जाता है अमोनिया। काफ़ी सभी इंपॉर्टेंट हैं। और फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जनरेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन बनता है, पेड़ पौधा जो बनाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित रहता है। ओलियम इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4 एंड विच कंस्टिट्यूएंट। तो देखिए ओलियम का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, H2S2O7, है ना, यही होता है। और जो ये ओलियम है ना वो क्या होता है कि SO3 जो है वो डिज़ोल्व होता है, किस में डिज़ोल्व होता है, तो H2SO4 में। H2SO4 में सल्फर ट्राइऑक्साइड डिज़ोल्व होता है। तो जोड़िए ना H2, यहाँ से एक S और यहाँ से एक S, S2, और यहाँ से O3 और यहाँ से 4 O7, यही ओलियम है। जोड़ने से बन गया ना, किसको किसको जोड़ने से बना, तो सर SO3 और H2SO4 को जोड़ने से ओलियम बन रहा है। तो H2SO4 के साथ कौन है, SO3 है, तो SO3 होगा उत्तर। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ओलियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में ही कौन घुला हुआ होता है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड घुला हुआ होता है, उसी को ओलियम कहते हैं। अगर ओलियम का सूत्र आपसे पूछ ले H2S2O7, याद रखिएगा ये ओलियम है ना, इसी को बोलते हैं ओलियम। ठीक है, ओलियम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देगा। अमोनिया चेंजेस द मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू। तो जो अमोनिया है NH3 ये होता है बेस। बेस मतलब क्षार, क्या होता है, क्षार। और क्षार क्या करता है, तो क्षार करता है सर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। जो क्षार होते हैं, जो बेस होते हैं, वो रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू में करते हैं। तो देखिए अमोनिया एक क्षार है यानी बेस है, तो ये लाल को किस में कन्वर्ट करेगा, तो सर ब्लू यानी नीला में, है ना। क्लियर, समझ गए, नीला में। यही अगर कोई अम्ल रहता यानी एसिड, अम्ल, तो अम्ल क्या करता है, तो सर अम्ल जो है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब जैसे अम्ल ही है और बोलेगा कि रेड लिटमस को अम्ल क्या करेगा, तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। एसिड में रेड लिटमस कोई भी चेंज नहीं दिखाएगा। उसी तरीके से बेस में जो है वो रेड लिटमस कोई भी चेंज नहीं दिखाएगा। क्लियर है। एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है। ठीक है, क्लियर है। तो अमोनिया एक बेस है और बेस जो है वो लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला कर देगा यानी ब्लू कर देगा। ए नंबर उत्तर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 को,
लोहे का मुख्य अयस्क है? प्रश्न को समझिए। लोहे का मुख्य अयस्क, तो ऑप्शन है मैग्नेटाइट, सीडेराइट और हेमेटाइट। चीफ ओर ऑफ आयरन इज, है ना, मुख्य अयस्क बोला है। मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, हेमेटाइट है या सभी है? तो देखिए कितना अच्छे तरीके से फंसाया गया है प्रश्न में। ये सभी के सभी आयरन के ओर हैं, आयरन के ही ओर हैं, सब के सब आयरन के अयस्क हैं। लेकिन जो मेन अयस्क हम लोग जिसको बोलते हैं वो हेमेटाइट होता है। आयरन का मुख्य अयस्क जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है? हेमेटाइट। जिसे देखिए इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए। आयरन का जो मुख्य अयस्क, मुख्य जो पूछ दिया ना, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। यदि पूछता कि कौन आयरन का अयस्क है तो आयरन का अयस्क सभी हो जाता, लेकिन मुख्य अयस्क जो है वो हेमेटाइट है। यानी Fe2O3 होता है हेमेटाइट का फॉर्मूला। इससे ही आयरन मुख्यतः जनरली जो आयरन है इस हेमेटाइट से ही प्राप्त किया जाता है। बात है कि मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा सर? Fe3O4, ये होता है मैग्नेटाइट का। सीडेराइट जो है वो क्या होता है? आयरन का कार्बोनेट होता है सर। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 2, है ना। ये देखिए ये सीडेराइट हो गया, तो ये भी आयरन का ओर है, ये भी आयरन का। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट भी आयरन का ओर है। लेकिन आयरन का मुख्य ओर जो हम अयस्क जिसको कहते हैं, जहाँ से आयरन सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जाता है, वो हेमेटाइट है। तो इस नज़र से 30 नंबर का जो मेन उत्तर होगा वो क्या होगा? हेमेटाइट, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है? तो एसिड बन रहा है, अम्ल मतलब क्या? एसिड बन रहा है, पेट में बन रहा है सर एसिड। और एसिड को रोकने के लिए क्या लाना होगा? एंटी एसिड, यानी एसिड का दुश्मन को लाना होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो एंटासिड हो जाएगा। एसिड बनने से जो रोकेगा वो क्या होगा? एसिड का एंटी होगा। एंटी समझ रहे हैं? दुश्मन। जैसे एसिड बन जा रहा है पेट में और एसिड बनने से रोकना है तो क्या लाना होगा? एसिड के एंटी वाला को लाना होगा। एंटी यानी एसिड के दुश्मन को लाना होगा। किसको? बेस को। बेस ना, बेस को लाना होगा। तो एसिड बनने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे? एंटासिड लेंगे। क्या लेंगे? एंटासिड, प्रत्यम्ल बोलते हैं, है ना। एंटासिड खाने से क्या होगा? पेट में जो अम्ल की अधिकता हो रहा है उसको क्या कर देगा? ये राहत कर देगा, ठीक है। अम्ल को क्या कर देगा? एंटासिड ख़त्म कर देता है, ठीक है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग जिसको बोलते हैं, दोनों चीज़ होता है। जैसे बहुत खाना खा लिया, अपच हो गया, एसिडिटी हो गया, नहीं बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है एसिडिटी हो गया। तो एसिडिटी का जो इलाज है वो एंटासिड से किया जाता है। एंटासिड एक प्रकार का क्या होता है? मेडिसिन होते हैं, दवाई होता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं। यानी बोला कि अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग और ऑफ अ मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। तो एक्सेस एयर एयर देखना है कि धातु को गर्म कर रहे हैं, धातु के अयस्क को गर्म कर रहे हैं, किसके उपस्थिति में? एक्सेस ऑफ एयर, यानी हवा के उपस्थिति में। तो हवा के उपस्थिति में जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट चिकन खाते हैं, KFC चिकन, रोस्ट चिकन, तो भर्जन होता है कि सर भूंज रहे हैं, नहीं बोलते कि भूंजना। एकदम देहाती, ठेठ देहाती में बोलता है कि भूंजना, कि सर भूंज रहे हैं, तो भूंजना को ही भर्जन बोला जाता है। तो सोचिए ना कि किसी चीज़ को तवा में, खुला तवा है, ऑक्सीजन यानी हवा के उपस्थिति में खुला तवा में किसी चीज़ को भूंज रहे हैं, आग लगा के किसी चीज़ को भूंज रहे हैं। तो इसी भूंजने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? भर्जन या रोस्टिंग। रोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पका रहे हैं। चिकन कैसे पकाते हैं? आग लगा लेते हैं, रोस्ट चिकन, और रॉड में चिकन को गूँथ के रोस्ट करते हैं, पकाते हैं, खाते हैं। तो ये हो गया रोस्ट। यानी यहाँ पे हो गया कि मेटल के अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक्सेस में यदि हम भूंजेंगे तो उसको रोस्टिंग कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 33, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को कहा जाता है?
तो ग्रुप 1 के तत्वों को बोला जाता है क्षारीय धातु यानी अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन कौन हुए? तो सर लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रिबिडियम और सीजियम फर्स्ट वाले, ये सभी के सभी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं और ये सभी को बोला जाता है अल्कली मेटल, है ना, अल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु बोला जाता है फर्स्ट ग्रुप वाला को। इसके तुलना में यदि जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, है ना, और बेरियम, ये सेकेंड वाला ग्रुप, अगर सेकेंड ग्रुप वाला को लेंगे तो इसको बोला जाता है क्षारीय भूमिज धातु यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। सेकेंड वाला को बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और फर्स्ट वाला को बोला जाता है अल्कली मेटल्स। प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम ग्रुप वाला को तो क्या होगा? क्षारीय धातु यानी अल्कली मेटल्स। क्लियर है। 34 प्रश्न है कि K3FCN6 एक है, तो ये क्या है? सर इसको तो देख के पहचान गए कि जब K3 है और Fe है और इसके ब्रैकेट में Cn है ना, तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि इसको जब पानी में हम घोलेंगे तो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। कॉम्प्लेक्स आयन मतलब क्या? 3K+, ठीक है, और FeCN6 पे 3-, ये कॉम्प्लेक्स यानी जटिल आयन बना। तो जटिल आयन में टूटने वाला कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? जटिल पदार्थ या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या उप सहसंयोजक यौगिक। दोनों बात एक हो गया। तो ऑप्शन जो बी है वो सही होगा कि ये जो दिख रहा है ये पदार्थ है, क्या है? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यानी उप सहसंयोजक यौगिक है यानी जटिल पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा यदि आप डबल सॉल्ट पढ़े होंगे, डबल सॉल्ट के बारे में पढ़े होंगे, डबल सॉल्ट कौन कौन सा? मोर सॉल्ट होता है, उसके बाद पोटास एलम होता है, कार्नालाइट होता है ना, ये सभी चीज़ें डबल सॉल्ट का उदाहरण है। 35 प्रश्न को देखिए कि संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट आर ऑल्सो नोन एज, तो ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। क्यों बोलते हैं? तो जितने ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट, ध्यान से देखिएगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, पी ब्लॉक है ना, एस और पी के बीच में जो एलिमेंट होते हैं कौन? डी वाले, डी ब्लॉक वाले। फर्स्ट में एस और अंतिम में पी, बीच में डी वाला होता है और इस डी वाला को ही बोला जाता है बीच में, चूंकि ये दोनों के बीच में है इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन मेटल। क्लियर है। अब ट्रांजिशन मेटल का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज अगर पूछा जाए तो कौन कौन सा होगा? स्कैंडियम होगा, टिटेनियम होगा, वेनेडियम होगा, क्रोमियम होगा, मैंगनीज होगा, आयरन होगा, उसके बाद कोबाल्ट होगा, उसके बाद निकेल होगा, कॉपर होगा और जिंक होगा। ये फर्स्ट वाला हो गया ये सभी 10। सेकेंड वाला यदि पूछा जाए आपसे तो क्या होगा? लंथनम होगा, ऑफनियम होगा, टंगटलम होगा, टंगस्टन होगा, रेडियम होगा, ऑस्मियम होगा, इरिडियम होगा, प्लेटिनम होगा, गोल्ड होगा और ये थर्ड सीरीज हो गया, ये थर्ड सीरीज हो गया, है ना, लंथनम वाला थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हो गया। सेकेंड वाला होगा अटरियम, जिरकोनियम, निबिडियम, मोलब्डेनम, ठीक है, टेक्नीशियम, रदरफोर्डियम, नहीं ये रुहेडियम है, ये रदरफोर्डियम है, इसके बाद प्लाडियम है, ये सिल्वर है और ये कैडमियम है। ये सेकेंड वाला हुआ। तो ये सभी 3 सीरीज ट्रांजिशन सीरीज जो है वो तीनों सीरीज वाला 30 एलिमेंट जो आपको दिखेगा वो एस और पी के बीच में है, बीच में है, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है बीच की अवस्था, है ना, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जैसे जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि ट्रांजिशन का मेन मीनिंग क्या होता है।
जैसे आप विद्यालय जा रहे हैं तो घर से निकलें, ये आपका इनिशियल लोकेशन हुआ, घर से निकलना। और कहाँ पहुँचना है, स्कूल पहुँचना है, ये फाइनल लोकेशन हुआ। साइकिल से निकले, बीच में एक दुकान है जहाँ पे आप चाय पीने के लिए अगर रुक रहे हैं, तो जहाँ बीच में रुक रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रांजिशन लोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन लोकेशन। तो एक फर्स्ट लोकेशन और फाइनल लोकेशन के बीच वाले जगह को जब ट्रांजिशन बोल रहे हैं, तो एलिमेंट में भी ऐसा ही होता है कि फर्स्ट में एस है और इधर पी है, बीच में जो है वो डी है, और इस डी को ही बोला जाता है ट्रांजिशन। क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच में। क्लियर बात हो जाना चाहिए। तो संक्रमण तत्व को ही बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, या डी ब्लॉक एलिमेंट को ही बोला जाता है संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट। दोनों तरीके से वाइस वर्सा आप प्रश्नों को समझ के रखिएगा। यह 2019 के पैटर्न में जो था, बिहार बोर्ड के 2019 के पैटर्न में क्या था कि 35 प्रश्न ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, जो कि हम आपको करवा दिए। ठीक है, 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2019 से कोरोना के टाइम से ये 70 वाला सिस्टम आया है ना। उससे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या कितना होता था पैटर्न में, 35 का हल हम करवा दिए हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि 2019 में सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर वाले प्रश्न कौन कौन पूछे गए थे, तो आप देख लीजिए कि 2 नंबर वाला प्रश्न कितना है, 20 में से किसी जो है वो 10 प्रश्न का उत्तर देना था। 18 में से किसी 10 का उत्तर देना है, 20 नंबर का प्रश्न। क्या है, क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं, है ना, पॉइंट डिफेक्ट। उसके बाद सेकंड में है प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, फ्राइडे के विद्युत अपघटन से क्या समझते हैं, अभिक्रिया के कोटि की व्याख्या करें। सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में संग्रहण करते हैं क्यों, है ना। सल्फर यानी SF6 बनाता है पर SLCL6 नहीं बनाता है, ये बात पूछा जा रहा है कि सल्फर जो है वो फ्लोरीन के साथ 6 वाला बनाता है, लेकिन क्लोरीन के साथ 6 वाला नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाता है। ये सभी चीज़ों पे कमेंट करना है आपको। देख लीजिए प्रश्न, ये प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु तो आयरन होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि क्लोरोफिल मतलब पत्तों के हरित लवक में जो मेटल पाया जाता है उसको मैग्नीशियम कहते हैं, यानी मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। और खून में हम लोग के ब्लड में पाया जाता है आयरन। कौन सा, आयरन, है ना, आयरन। तो ऐसे हैं। BOD COD के बारे में पूछा गया है। BOD COD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ गया तो पानी का जो है सो पानी में किसी पानी का BOD ज़्यादा है तो पानी का जो शुद्धता कितना होगा, तो पानी का शुद्धता निम्न होगा, यानी पीने लायक नहीं होगा। BOD जितना ज़्यादा होगा पानी उतना गंदा होगा, पीने लायक नहीं होगा। COD में भी वही काम है, COD जितना ज़्यादा होगा पानी उतना गंदा होगा, पीने लायक नहीं होगा। टेफ्लॉन का एकलक के बारे में आपको पूछा गया है कि टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है, तो देखिए ना, F2C डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरोइथीन ही होता है टेफ्लॉन का मोनोमर। ये चीज़ तो हम लिख दिए। तो ऐसे अमीनो अम्ल क्या है, ठीक ना, अमीनो अम्ल के बारे में कमेंट करना है, ये अभिक्रिया को पूरा करना है। तो ऐसे जो है एल्काइल अमीन अमोनियम से प्रबल क्षार है क्यों, देखिए ये प्रश्न बोला गया है कि अल्काइल अमीन मतलब कि CH3 जैसे NH3 से ये अमोनियम है, ये अल्काइल यानी मिथाइल अमीन है, इससे ये अधिक बेसिक होता है। क्षारीय कैपेसिटी ये इसमें ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक +I इफेक्ट वाला है, इसमें 0I इफेक्ट है, 0I इफेक्ट है, जबकि इसमें एक है कौन, +I इफेक्ट ग्रुप। +I इफेक्ट ग्रुप क्या करता है, इधर से इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का बढ़ा देता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बढ़ा देता है। हम लोग जानते हैं कि जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक डोनेट कर सकता है वो अधिक बेसिक होता है, यानी क्षारीय होता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करने के लिए उपलब्ध हो वो अधिक क्षारीय होता है। तो इसके तुलना में इसके पास इधर से जाने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ ज़्यादा होगा, इसके पास कहीं से नहीं जा रहा है तो कम रहेगा। यही सभी बातें हैं, है ना। प्रासंगिक दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना, एंजाइम क्या है, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है क्यों, आदर्श और अनादर्श घोल क्या है, एल्युमिनियम के विद्युत अवकरण में क्रायोलाइट के उपयोग के क्या लाभ हैं। ये सभी प्रश्न आप है सो देख के अपने स्तर से इन प्रश्नों का तैयारी आप कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सभी 2 नंबर वाले या 5 नंबर वाले होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी।
अंतिम में आप सभी के लिए नोटिस है कि विद्यालय में आप सभी का जो है सो फाइनल एडमिट कार्ड दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे एडमिट कार्ड ले लिए हैं, जो नहीं लिए हैं वो अति शीघ्र जा कर के विद्यालय में पहुंच के आप अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए और अच्छे तरीके से तैयारी करिए, है ना। एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से पास आउट करना है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बड़ों का सम्मान कीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए और महिलाओं को इज्जत दीजिए, ताकि सभी महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।